तो गुरु लोग व्हाट इफ सीरीज का तीसरा एपिसोड जहां पे इसका नाम है कि व्हाट इफ अर्थ लूज इट्स माइटीएस्ट हीरोज। और कसम से अर्थ ने अपने सारे माइटीएस्ट हीरोज को खो दिया। अब देखो एक्सपेक्टेशन इस तरीके से तो नहीं थी कि चीजें इस तरीके से टर्न आउट होंगी, मगर अभी भी इस एपिसोड के बाद ही से अपन को एक्चुअल में असली कहानी देखने को मिलेगी गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स वाली। जहां पे इस एपिसोड में ऊपर होता क्या है कि भाई वॉचर अपना शुरू में वही अपना नरेशन देता है और ठीक अपना भाई निक फ्यूरी आता है अपने नए एवेंजर्स को सबसे पहली बार रिक्रूट करने के लिए। और जैसा अपने को आयरन मैन 2 की कहानी में ही देखने को मिला था कि निक फ्यूरी नताशा के साथ टोनी को रिक्रूट करने के लिए जाते हैं जब टोनी एकदम मरने की हालत में था कि ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, और तभी निक फ्यूरी उसके शार्पनेस के सिम्टम्स को कम करने के लिए एक दवा देते हैं। मगर इस कहानी में क्या होता है कि भाई टोनी उसके असर से मर जाता है और इस खून का पूरा जिम्मा नताशा पे चल जाता है क्योंकि उसी ने वो शॉट दिया था। अब देखो इसके बाद पता चलता है कि भाई निक फ्यूरी को नताशा पे पूरा भरोसा है कि वो ऐसा नहीं करेगी। किसी न किसी शख्स ने शील्ड के सामानों के साथ हेर फेर की है, तो भाई नताशा शील्ड की अथॉरिटी के साथ कैप्चर होने के बाद भी वहां से बच के निकल जाती है इस खून के बारे में और भी ज्यादा रिसर्च करने के लिए कि इन सब के पीछे एक्चुअली में है कौन। और इन्हीं सारी बकचोदी में आगे पता चलता है कि भाई अपनी थॉर और हॉकाई की कहानी भी साथ ही में चल रही है, जहां थॉर 1 की कहानी में नहीं ऐसा होता है कि थॉर का हथौड़ा मिडगार्ड पे आ जाता है और थॉर अपने हथौड़े के पीछे ही जाता है अपनी वर्दीनेस को दोबारा से एक्सप्लोर करने के लिए। मगर इस व्हाट इफ की कहानी में क्या होता है कि जैसे ही थॉर सारी सिक्योरिटी को ब्रीच करके अपने हथौड़े को पाने ही जा रहा होता है और तभी सारे लोग उस पर निशाना लगा रहे थे। निक फ्यूरी भी वहीं रुका रहता है, सबको होल्ड करने को कहता है कि भाई आगे देखते हैं ये कर क्या पाएगा, और वहां हॉकाई भी निशाना लगा के तो बैठा रहता है मगर एक्चुअल कहानी में फायर नहीं करता। मगर इस कहानी व्हाट इफ में वो फायर हो जाता है, जहां सारे के सारे लोग उसके बाद हॉकाई को एज अ ट्रेटर की तरह देखने लगते हैं। हॉकाई का उसी टेम्परेरी फैसिलिटी में जेल के अंदर बंद होने के बाद वो खुद हैरान था यार कि भाई मैं कभी मिस फायर नहीं करता, मुझसे कभी चूक नहीं होती, तो कैसे उसने छोड़ा, मतलब कि मैं छोड़ ही नहीं सकता कभी ऐसे। और तभी जब निक फ्यूरी और भी ज्यादा हैरान होते हैं और नोटिसेबली चीजों को ध्यान देने लगते हैं कि भाई उनके एजेंट्स स्पेशली एवेंजर्स के रिक्रूट होने वाले मेंबर्स को ही क्यों मारा जा रहा है, तो तभी पता चलता है कि भाई अपना हॉकाई भी लटक गया जेल के अंदर बैठे बैठे, बिना कोई अंदर गया, किसी ने उसे छुआ नहीं, मगर फिर भी वो मर गया। और अब यहां से बात तो पूरी तरीके से कंफर्म हो ही चुकी थी कि भाई मामला कुछ बहुत ही सीरियस है, कोई ना कोई बंदा स्पेसिफिक एवेंजर्स के बंदों को ही मार रहा है। और जब ये कहानी पूरी शुरू से चल रही थी, एक्चुअली में पूरी कहानी हफ्ते दर हफ्ते चल रही थी, जहां पे वेडनेसडे को अब बारी आती है हल्क और नताशा की। नताशा और भी ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करने की जाती है डॉक्टर बैनर के पास। वो उसकी गर्लफ्रेंड से सिरिंज को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए खोजबीन कर रही होती है और साथ ही साथ बैनर को भी खोज रही होती है क्योंकि अगला निशाना वही दोनों थे। उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन और कॉन्वर्सेशन के बीच में नताशा को इवेंचुअली पता चली जाता है कि भाई हॉकाई को भी मार दिया गया है, जिससे नताशा को ऑब्वियस सी बात है कि अब बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हॉकाई उसके लिए बहुत कुछ मीन रखता था और हॉकाई की जिस वजह से उसकी जान गई थी, हॉकाई तो कभी अपनी जान लेगा ही नहीं क्योंकि पास उसकी फैमिली और उसके बच्चे भी थे, वो इस तरह से तो अपने आप को नहीं मारेगा। और तभी जब नताशा बेटी से बात ही कर रही होती है और वहां से जाने ही लगती है, उसे कुछ चीजें थोड़ी सी अनसर्टेन लगती है। उसे रियलाइज हो जाता है कि भाई बैनर तो यहीं पे है, मगर वहां पे बैनर खुद ही वहां बाहर निकल आता है, कहता है कि भाई झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है, किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं होने वाला है क्योंकि मैं मरता ही नहीं हूं। उसने 2-3 बार इंटेंशनली ये बात बोली है। फ्यूरी के वार्न करते हैं कि भाई नताशा और बैनर अब तुम दोनों ही अगले टारगेट हो। तो वहां से जब दोनों निकल ही रहे होते हैं कि तभी बैनर पे कोई हमला कर देता है, स्पेसिफिक होके सिर्फ उसके शोल्डर पे। साथ ही साथ अपने जनरल थंडरबोल्ट रॉस भी आ जाते हैं अपनी स्मॉल मिलिट्री के साथ, जैसा कि दी इनक्रेडिबल हल्क वाली 2008 की कहानी में हुआ था कि बहुत ही एपिक बैटल फाइट हुई थी खराब सीजीआई के साथ। और ठीक यहां पे भी बिना कुछ सारी चीजें चेंज किए बैनर भी हल्क में बदल जाता है बिना कुछ चीजों को बदले। और सबसे बड़ी बात, अपनी कहानी का सबसे बड़ा टेक अपने को तब देखने को मिलता है जो नई चीज थी कि भाई लोकी अपनी एसगार्ड की प्राइवेट आर्मी के साथ अर्थ पे आ चुका होता है, यानी कि मिडगार्ड पे अर्थ पे हमला करने के लिए। और उसका अर्थ पे हमला करने का क्या रीजन था? अपने भाई का बदला लेना, एसगार्ड के रॉयल फैमिली के आने वाले राजा के लिए। तो भाई जब बैनर अपना इन मिलिट्री के बंदों के साथ फाइट कर ही रहा होता है तो उन्हीं सारी चीजों के बीच में लोकी अपना फ्यूरी के साथ डिबेट कर रहा था कि मैं क्यों ना हमला करूं। तुम सब ने मिलकर एक एसगार्डियन रॉयल फैमिली के एक बंदे को मार दिया है। और लोकी वहां अपना बिना कोई टाइम वेस्ट किए एंशिएंट कास्केट ऑफ विक्टर्स से वहां पे हमला करना चालू कर देता है, मगर लेडी सिर्फ उसे रोक लेती है, जहां पे वो फ्यूरी कह रहा होता है कि भाई ये सब करने से तुम्हारा भाई वापस नहीं आ जाने वाला। और सिर्फ भी लोकी को समझा ही लेती है, मगर फिर भी भाई बदला तो बदला होता है। और मुझे यहाँ पे एक चीज ये देख के थोड़ा सा और जानने की उत्सुकता हुई कि भाई जब ओडिन ने थॉर को एसगार्ड से निकाल दिया था और जब उसे न्यूज पता चली होगी कि भाई उसका बेटा मर चुका है मिडगार्ड पे, तो वो अपने आप को कैसा फील कर रहा होगा, स्पेशली ओडिन। क्या उसे फीलिंग आ रही होगी कि क्या कर दिया उसने? ये सारे रिएक्शंस और उसके एक्सपीरियंस मुझे एसगार्ड के देखने लायक होंगे कि भाई उसकी मां का रिएक्शन क्या होगा। जो सारी चीजें हमने मिस कर दी थॉर के फैमिली के पर्सपेक्टिव से, मगर फिर भी खैर भाई जो नहीं देखने को मिला सो नहीं देखने को मिला। वहां पे भाई अपना इनक्रेडिबल हल्क वहां पे मिलिट्री के लोगों के साथ फाइट तो कर ही रहा है और बेटी अपने बाप को रोकने भी जाती है, जैसे कि ओरिजिनल इनक्रेडिबल हल्क की कहानी में हुआ था। मगर भाई यहाँ पे क्या होता है कि हल्क और भी ज्यादा बड़ा होने लगता है, बड़ा नहीं फूलने लगता है, अंदर ही अंदर और भी ज्यादा इतना एक्सपैंड हो जाता है कि इवेंचुअली वो फट जाता
रहता है। सब कोई, बेटी, नताशा, रॉस, मैं, तुम सब कोई हैरान था कि भाई ये मर कैसे सकता है। यहाँ पे इंटेंशनली बैनर ने कई बार बोला था कि भाई वो मर ही नहीं सकता। तो ये सब कर कौन रहा है? टोनी मरा, थॉर मरा, हॉकाई मरा, यहाँ तक कि अपना हल्क भी मर गया जो मर ही नहीं सकता। तो बची कौन? अपनी सिर्फ नताशा। तो भाई ऐसा देख के यहाँ पे लगी रहा था कि कहानी एक तरफा तौर से तो आधी तो खत्म हो ही चुकी है। और वहां पे दूसरी तरफ लोकी ने भी फ्यूरी को एक टाइम दिया हुआ था कि कल सुबह तक सूरज निकलने से पहले तुम मेरे भाई के खूनी को मुझे लाकर दोगे और मैं पूरा प्लेनेट राख में जमा कर रख दूंगा। कहानी तो एकदम ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी है, सिर्फ ब्लैक विडो ही बची हुई है और वो भी बस शील्ड के डाटाबेस में रात में रिसर्च कर रही है, जहां उसे शील्ड के डेटा हिस्ट्री में ही पता चलता है कि जो शख्स 2 साल पहले ही मर चुका है वो शील्ड की हिस्ट्री को दोबारा एक्सेस कैसे कर सकता है। और तभी वो भी हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था, ब्लैक विडो पे हमला चालू हो जाता है मगर लेस ब्रूटल तरीके से। बाकी सब तो बहुत खौफनाक तरीके से मारे गए थे। नताशा उसी इनविजिबल फोर्स के साथ लड़ाई करते करते फ्यूरी को कॉल करती है जहां उसे बताती है कि भाई इट्स ऑल अबाउट होप, वो होप ही है। मगर यहाँ पे अपने कंप्यूटर वाले सीन में ही देख के पता चलता है कि भाई होप तो 2 साल पहले ही मर चुकी थी, कि अगर वो मर चुकी होगी तो भाई दोबारा एक्सेस कैसे कर सकती है, और अगर एक्सेस कर सकती है तो क्या वो जिंदा है? और अपने लड़ते लड़ते और मरते मरते भी ब्लैक विडो फ्यूरी को वो इंफॉर्मेशन दे ही देती है, जहां पे बस अब सुबह होने में 4 ही घंटे बचे हुए हैं और फ्यूरी बस वहां पे उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुन रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। उसे बस एक ही चारा ध्यान में आता है कि भाई वो अपने कैप्टन मार्वल को बुला ले, लेकिन फिर भी ये अभी उतना बड़ा कॉज नहीं है कि वो अभी इसको हैंडल करने के लिए बुला ले। फ्यूरी को भी जानना है कि भाई लोकी तो अपना बदला लेने आया है, असली खूनी है कौन? तो वो कैप्टन मार्वल का बैजर रख के लोकी से एक आखिरी बार वो मिलने जाता है, इवेंचुअली सौदा करने के लिए जाता है कि उसे शायद खूनी के बारे में पता चल गया है और वो उसके साथ में चले। यहाँ पे फ्यूरी काफी लंबी ड्राइव करने के बाद कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के होप वैन डाइन के रेस्टिंग प्लेस पे आता है, क्योंकि ये नताशा ने ही ये आखिरी क्लू दिया था और फ्यूरी इस बात को समझना चाहता है और वहां उसे समझ में आ ही जाता है कि इन सब के पीछे कौन है। वो है अपना हैंक पिम। फिर जहां पे हैंक पिम ये अपनी कहानी बताता है कि वो सब कर क्यों रहा है, स्पेशली फ्यूरी के साथ, क्योंकि एक्चुअली में होप उसकी जिंदगी की आखिरी फैमिली बची हुई थी और फ्यूरी ने उससे सब कुछ छीन लिया, ये बता के उसकी बेटी को कि वो एक इंसानियत के लिए अच्छा काम कर रही है, दुनिया को बचा रही है। भाई होप शील्ड के गंदे काम करते हुए एक मिशन पे मारी गई थी और हैंक पिम को लगता है कि भाई शील्ड पूरी तरीके से अच्छा नहीं है, वो उसे बहुत पहले से जानता है और इन्हीं सारी कुछ डिफरेंसेस की वजह से हैंक ने भाई पास में शील्ड को छोड़ भी दिया था और यहाँ पे वो पूरी तरीके से शील्ड को ही रिस्पॉन्सिबल मानता है। और सबसे बड़ी बात, वो फ्यूरी को रिस्पॉन्सिबल मानता है क्योंकि वही शील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और ठीक जैसे फ्यूरी ने उसकी एक लौती फैमिली उससे छीन ली, भाई हैंक पिम ने भी एक मकसद बना लिया कि भाई फ्यूरी से भी वो उसकी जिंदगी की सारी चीजें छीन लेगा, जिसपे वो काम किया होगा, जिसको वो प्रोटेक्ट किया होगा, जिससे वो प्यार करता होगा या फिर जिसको वो बचाया होगा। इवन दो जिस चीज से वो उम्मीद रखने तक वाला होगा वो सारी चीज वो फ्यूरी से छीन लेगा। और इसी में भाई वो थॉर को मारने का भी एक तर्क देता है कि भाई अभी तो वो यार एवेंजर्स में रिक्रूट भी नहीं किया हुआ था, तो इस गोल्डीलॉक्स को मारने का मतलब ही क्या था। जहां पे हैंक के बाद बताता है कि भाई फ्यूरी तुम उसे पटा ही लेते और अपनी टीम में शामिल कर लेते जैसा तुमने मेरी बेटी होप के साथ किया था। तुम एक्चुअली में किसी की परवाह करते ही नहीं हो, बस तुम अपना काम निकालते हो। और इस बात को फ्यूरी सीना चौड़ा करके एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई मैं किसी को कोई परवाह नहीं करता। और इन्हीं सारी बकचोदी के बीच में भाई हैंक अपना पूरा मास्टर प्लान बता देता है और उसके बाद एक फाइट चालू हो जाती है जहां पे फ्यूरी काफी बड़े बड़े स्टंट्स मार रहा है यार। मतलब कि यार इसकी उम्र के हिसाब से वो भी एक आंख के साथ, इसकी औकात से ज्यादा नहीं लग रहा है। भाई अगर नताशा हैंक पिम के सामने नहीं टिक पाई, ये तो फिर भी एक आंख से देखता है। तो भाई बुरा नहीं कहूंगा, काफी अच्छी खासी फाइट के बाद अपन को पता चलता है कि यह तो एक्चुअली में फ्यूरी नहीं है बल्कि उसका एक रेप्लिका है जो कि लोकी ने बनाया हुआ था। वो अपना आइकॉनिक मल्टीपल लोकीज वाला एक फॉर्मेशन दोबारा से करता है और आखिरकार हैंक पिम को ओवर पावर करके उसे कैप्चर कर ही लेता है और अपने एसगार्ड ले जाता होगा भाई सजा वजा देने के लिए। मगर फिर भी भाई कहानी अभी भी यहाँ खत्म नहीं हुई है, क्योंकि भाई लोकी को तो अर्थ को इन्वेड करना था और वो रूल करने के लिए यहीं पे पैदा हुआ था। ये बात तो इनएविटेबली वो खुद को एक्सेप्ट करता है और वो फ्यूरी के पुराने प्लान को फिर से एक बार और कंसीडर करता है कि भाई जैसे तुमने कहा था कि हम दोनों एलाइज की तरह हो सकते हैं, मगर फिर भी जैसे ही जानते हो भाई लोकी का कैरेक्टर डेवलपमेंट अभी यहाँ पे बहुत कम है और वो कतई कमीना है। उसके साथ काम करने का मतलब है कि चाहे मर जाओ या फिर उसके नीचे बैठ के काम करो। ये लौंडा भरोसा करने लायक नहीं है। और अगले ही शॉट में अपन को देखने को पता चलता है कि भाई लोकी अपने यूनाइटेड नेशंस में आ चुका है पूरे वर्ल्ड को संबोधित करने के लिए, जहां पे पूरी दुनिया अपने डिफरेंसेस को हटा के ये बातें उसी की है कि भाई मिडगार्ड यानी कि अर्थ के लोगों ने लोकी के साम्राज्य के नीचे अपने आप को झुकाने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि हमारी डेस्टिनी ही ऐसी है। लोकी ये कहता है और वो बात मानता भी है सीरियसली कि अर्थ के लोग रूल करने के लिए ही बने हुए हैं, हम सब गुलामी करने के लिए ही बने हुए हैं और ये हमारी डेस्टिनी है और वो उसे फुलफिल करने के लिए आया है। और इसी के साथ साथ हमें एक मोंटाज सीन में देखने को मिलता है कि लोकी यानी कि एसगार्ड की पूरी एक रॉयल आर्मी हमें व्हाइट हाउस के सामने देखने को मिलती है, पेरिस में देखने को मिलती है, दुनिया के कोने कोने में फैल चुकी है। भाई अब अर्थ हार चुका है, लोकी के प्रकोप से हार चुका है। मगर फिर भी यार व्हाट इफ की कहानी इतनी
जल्दी तो खत्म नहीं होगी, अभी भी 7 एपिसोड और बचे हुए हैं। और इसे ठीक अगले ही सीन में अपने को देखने को पता चलता है कि जैसे ही कि सारे के सारे एवेंजर्स खड़े होने से पहले ही मर चुके हैं, तो भाई फ्यूरी अपनी एजेंट कोल्सन के साथ उन सब की लाशों के यानी कि वुडन बॉक्सेस में उनको ग्रीव कर रहा होता है कि भाई कैसे ये क्या कुछ नहीं कर सकते थे, अर्थ के हीरोज हो सकते थे मगर फिर भी ये राइज नहीं कर पाए। फ्यूरी पूरी की स्पीच लिख चुका था इन्हें मोटिवेट करने के लिए, मगर वो सब कुछ फेल हो गया। मगर फ्यूरी भाई उन लोगों में से नहीं है जो हार मान के हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे, और वहां पे एक और सीक्रेट लोकेशन पे चला जाता है जहां उसे कैप्टन अमेरिका की आइकॉनिक शील्ड मिलती है बर्फ के नीचे, ठीक जैसा द फर्स्ट एवेंजर वाली कहानी में हुआ था। मगर भाई व्हाट इफ की कहानी में तो भाई कैप्टन कार्टर आ चुकी थी और वो बर्फ में भी नहीं दबी हुई थी, तो ये सब सारी चीजें टेक प्लेस कैसे करती हैं? और उसी के बैकग्राउंड में अपने को देखने को मिलता है कि भाई फ्यूरी के पीछे अपनी कैप्टन मार्वल आ चुकी है, क्योंकि भाई फ्यूरी ने उसे बुलाया होगा क्योंकि अब ये दार इमरजेंसी पड़ चुकी है। एवेंजर्स जो कि अब बचे नहीं हुए हैं, तो भाई कैप्टन मार्वल ही एक ऐसी लौती बंदी बची हुई है जो लोकी के प्रकोप से अर्थ को बचा सके। मगर फिर भी तुम ये कहानी भूलो ना, ये कहानी है व्हाट इफ नाम से। तो भाई अगर सारे एवेंजर्स सारे कैरेक्टर्स की कहानी व्हाट इफ होके टेक प्लेस हो चुकी है, तो कैप्टन मार्वल इसमें एक्सेप्शन क्यों रहेगी? वो भी मर सकती है, मरेगी ही, या फिर कुछ और इतना तगड़ा या फिर गंदा कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा कि वो कुछ और ही रास्ता चुन ले बैठेगी। और वो सब कहानी के हाइपोथेसिस और थ्योरीज तो अगले एपिसोड के लिए हम छोड़ देते हैं। इसके अलावा तुम सब सारे व्यूअर्स ने इस कहानी में क्या ऐसी सारी चीजें नोटिस करी जो बाकी सब लोगों ने नोटिस नहीं की? क्या स्पेशली स्टोरी के ट्रिगर पॉइंट्स थे? और ये भी बताना कि तुम्हें ये एपिसोड तीसरा लगा कैसे? लोग बोल रहे थे कि डार्क है, मगर मैं नहीं मानता कि कुछ बहुत ही ज्यादा डार्क था। मार्वल के टेस्ट के हिसाब से उन्होंने ब्रुटैलिटी या वॉयलेंस को तो दिखाया नहीं है, स्टोरी को थोड़ा सा और भी ज्यादा डार्क रखने की कोशिश की थी, मगर अपनी टोन के हिसाब से वो उसे उतना नहीं दिखा पाए। ये कहानी सीरियस हो सकती थी, जस्ट लाइक डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स के टाइप से। खैर यहाँ पे वो तो हैंक पिम था जो सिर्फ एवेंजर्स को मार रहा था, मगर फिर भी ये उतना ज्यादा डार्क नहीं हो पाया। इसके अलावा तुम क्या सोचते हो इस कहानी के बारे में? क्या ये और बेहतर हो सकती थी? इसके अलावा अगर आपको वीडियो देख के कहीं अच्छा लगा, खुशियां मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल को। इसके अलावा अगर आपको मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।